नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव के समय जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार सरकार के मंत्रियों के और बड़े बड़े नेताओं के खिलाफ आरोपों की बौछार लगा रखी है। आज एक बार फिर से प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके निशाने पर एक बार फिर से बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी रहे। लेकिन आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रशांत किशोर की तरफ से ऐसी बातें बताई गई हैं, कही गई हैं, जिसके बारे में शायद आपने कभी सुना भी नहीं होगा। शिल्पी गौतम कांड आप जानते होंगे, बिहार की सियासत में, बिहार के क्राइम जगत में सबसे चर्चित कांडों में से एक है और शिल्पी गौतम कांड को प्रशांत किशोर ने आज डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से जोड़ दिया। वहीं अशोक चौधरी को उन्होंने चेतावनी दी है कि माफी मांगे और जो नोटिस उन्होंने भेजा है मानहानि का उसे वापस ले, वरना 500 करोड़ के एक और बेनामी संपत्ति की घोषणा वो उनके खिलाफ करने वाले हैं। हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रविरंजन जी हैं और वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी जी हैं। प्रशांत किशोर तो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, मतलब बीजेपी नेताओं के पीछे तो हाथ धो के पड़ गए हैं, अशोक चौधरी के भी पीछे पड़े हैं। लेकिन आज सम्राट चौधरी को लेकर जो उन्होंने बातें कही हैं, ये बिहार की सियासत के लिए कितनी बड़ी खबर है। देखिए, वो न बीजेपी के पीछे पड़े हैं न जदयू के पीछे पड़े हैं, वो इस सरकार के पीछे पड़े हैं, जिस सरकार के मुखिया नीतीश कुमार हैं। और कहा जाता है कि उनकी यूएसपी जो है वो भ्रष्टाचार से समझौता नहीं करने की है। उनका ये दावा आज कसौटी पर उतरना है। तो इससे कैसे निपटते हैं नीतीश कुमार, ये देखने वाली बात होगी। आज सुशील मोदी याद आ रहे हैं। एक समय था जब नीतीश कुमार ने भाजपा का साथ छोड़ करके राजद के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। उस समय सुशील मोदी उसी भूमिका में थे जिस भूमिका में आज प्रशांत किशोर हैं, और उन्होंने एक एक करके आरोप लगाए लालू परिवार पर, जिसके चलते अंत में उन्होंने कहा कि आपको सार्वजनिक रूप से सफाई देनी चाहिए। तेजस्वी यादव को कहा नीतीश ने, सफाई नहीं आई तो गठबंधन तोड़ के वो अलग हो गए और फिर बीजेपी के साथ आकर के नीतीश कुमार ने सरकार बनाई। तो सुशील मोदी ने गठबंधन तोड़वा दिया था जदयू और राजद का। अब सवाल ये है कि यहाँ गठबंधन किसका वो तोड़वाएंगे प्रशांत किशोर, क्योंकि उसमें बीजेपी के नेताओं पर भी आरोप लगा रहे हैं, जदयू के नेताओं पर भी आरोप लगा रहे हैं, और राजद का जो लालू परिवार है वो तो पूरे तरह से आरोपों के घेरे में है ही, उन पर केस मुकदमे चल रहे हैं। तो ये और आरोप इतने गंभीर हैं, उसमें पुख्ता प्रमाणों के साथ, सबूतों के साथ वो आरोप लगा रहे हैं कि उसका जवाब देते हुए नहीं किसी को बन रहा है। पूरे एनडीए में सन्नाटा है, सिर्फ ये जवाब आ रहा है कि आरोप झूठे हैं, राजनीति से प्रेरित हैं। तथ्यवार कोई जवाब नहीं आ रहा है। जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि अशोक चौधरी को जवाब देना चाहिए, और उन्होंने तेजस्वी यादव वाले प्रसंग का उल्लेख भी किया। मगर लगता है कि भीतर खाने उन पर दबाव पड़ा पार्टी का, उसके बाद वो भी खामोश हो गए और कोई नेता कुछ बोल नहीं रहा है। उन्होंने, अशोक चौधरी ने जरूर मानहानि का नोटिस भेजा, उसका जवाब भी प्रशांत किशोर ने दे दिया। और आज जो खुलासा उन्होंने किया प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी का नाम लेकर के, ये तो बिल्कुल नया है। ये तो बिहार में किसी को नहीं मालूम था कि सम्राट चौधरी का नाम भी उस केस में आया था। हम लोगों ने रिपोर्टिंग की थी उस जमाने में गौतम शिल्पी कांड की, और सम्राट चौधरी का कहीं नाम नहीं था उसमें। अच्छा। कोई किसी ने जिक्र नहीं किया, किसी खबर में कोई रिपोर्टिंग में नहीं आई, ये चर्चा हुई। पता नहीं उन्होंने कहाँ से वो लाई, जरूर सीबीआई का कोई फाइल उन्होंने उनके हाथ लगी होगी जिसके आधार पर वो कह रहे हैं। और जब वो कह रहे हैं तो पुख्ता बात कह रहे होंगे। प्रशांत किशोर पूरे तथ्यों के साथ बोलते हैं। तो ये शिल्पी गौतम कांड और बॉबी हत्याकांड, ये दो हत्याकांड ऐसे हैं बिहार में जिसमें सीबीआई के हाथ भी गुनहगारों के साथ मिले हुए नजर आते हैं। क्योंकि सीबीआई ने इन दोनों केसों को आत्महत्या बता करके केस बंद कर दिया, जबकि स्पष्ट तौर पर ये दोनों हत्या के मामले थे। बॉबी हत्याकांड ने चर्चित किया था किशोर कुणाल को,
और किशोर कुणाल भी उस जांच से, सीबीआई की जांच से सहमत नहीं थे। और शिल्पी गौतम हत्याकांड की जांच भी अंततः सीबीआई को दी गई। सीबीआई ने अंत में आत्महत्या करार दे करके केस को बंद कर दिया। साधु यादव से उसमें मांगा गया था ब्लड सैंपल डीएनए जांच के लिए, उन्होंने मना कर दिया। और उसके पहले जांच में ये बात सामने आई थी, रिपोर्ट में भी आया था कि शिल्पी के साथ कई लोगों ने सामूहिक रेप किया है। तो मान लीजिए कि आत्महत्या किया उन दोनों ने, गौतम और शिल्पी ने, मगर रेप की बात तो प्रमाणित हुई, तो उसमें किसको सजा मिली और क्यों नहीं मिली? और सीबीआई ने फिर केस कैसे बंद कर दिया? सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने एक बार कहा था कि ये पिंजड़े में बंद तोता है, तो यूं ही नहीं कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था वो तथ्यों के आधार पर कहा था। और बिहार में कम से कम ये दो तथ्य तो ऐसे एकदम सामने दिखते हैं जो सीबीआई, जो सुप्रीम कोर्ट के कथन को सत्य साबित करते हैं कि ये पिंजड़े का तोता है, इसके आका जो कहेंगे वही बात सीबीआई बोलेगी। और इस तरह से सीबीआई ने इन दोनों केसों को दफन कर दिया और चीखती आवाज़ों को उन्होंने गुमनामी के अंधेरे में ढकेल दिया। शिल्पी जैन का परिवार पटना छोड़कर चला गया। उसके बाद उसके भाई ने फिर उस जांच पर असंतोष व्यक्त किया था और कोर्ट में केस फाइल किया कि इसकी फिर से जांच हो। उसका अपहरण कर लिया गया दोबारा, और उसके बाद उन्होंने पटना छोड़ दिया पूरे परिवार ने। तो इस कड़ी में रवि रंजन जी को भी जोड़ेंगे। शिल्पी गौतम कांड के साथ तो सम्राट चौधरी का नाम जुड़ा है, साथ ही साथ प्रशांत किशोर ने एक और बम उनके ऊपर फोड़ा है, और वो है उम्र के झोल झाल को लेकर। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस हत्याकांड में इनको अभियुक्त बनाया गया था, इसलिए ये जेल से बाहर आए क्योंकि ये नाबालिग थे। लेकिन इनका एफिडेविट ये कहता है कि उस समय ये नाबालिग नहीं बल्कि बालिग थे। और यहां तक प्रशांत किशोर ने कहा है कि अगर ये इस्तीफा नहीं देते हैं, इनकी गिरफ्तारी नहीं होती है, तो फिर हम राज्यपाल के पास जाएंगे और कोर्ट में भी मूव करेंगे। निश्चित रूप से प्रशांत किशोर जो सवाल खड़े कर रहे हैं उसका जवाब तो सम्राट चौधरी को देना पड़ेगा। शिल्पी गौतम हत्याकांड में सम्राट चौधरी ने साधु यादव को बचाने के लिए बहुत कोशिश की थी और बचा के निकाल लिया था ये उस समय, और सीबीआई ने इनसे पूछताछ की थी। तो पूछताछ के जो प्रमाण हैं, पूछताछ हुई कि क्या क्या हुआ, ये सब कुछ तो सब, ये तो आज हम लोग सुन रहे हैं कि इसमें सम्राट चौधरी भी है। तो प्रशांत किशोर एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सभी दलों के लिए काम कर चुके हैं। तो हरदी गुरदी जानना जो है वो सब जानते हैं, चाहे वो जदयू का हो, भारतीय जनता पार्टी का हो, और वो कांग्रेस का भी, क्योंकि उनके साथ भी वो काम कर चुके हैं। तो उनके पास ऐसे ऐसे, जो राहुल गांधी अभी बिहार में कहा गया कि यूरेनियम बम छोड़ेंगे, बम तो प्रशांत किशोर ने छोड़ दिया है, अब तो जवाब देना पड़ेगा उनको। राहुल गांधी का तो फुस हो गया तो अब जो है प्रशांत किशोर जो बातें कह रहे हैं, नीतीश कुमार अब बोले कि तेजस्वी यादव को जिस आधार पर उन्होंने कहा कि आप जवाब दीजिए नहीं तो इस्तीफा दीजिए, तो नीतीश कुमार अपने अशोक चौधरी से पूछे जवाब दीजिए नहीं तो इस्तीफा दीजिए, और नीतीश कुमार अपने डिप्टी सीएम से पूछे कि आप जवाब दीजिए नहीं तो इस्तीफा दीजिए। तो ये तो ऐसा सवाल है कि ये सरकार किसी भी समय गिर जाए, ऐसे इस तरह के बम फोड़े गए हैं। तो सम्राट चौधरी ने जो ये पीके ने जो बातें कही हैं वो गंभीर बातें हैं, और उस पर तो सरकार को जवाब देना ही पड़ेगा। और ये ऐसी बातें हैं कि कभी मीडिया में भी मैंने खुलकर नहीं, और उस समय तो एक ऐसा राज्य था जिसमें मीडिया को भी बोलने का अधिकार नहीं था, बहुत सारी चीजें छुपा ली गई। शिल्पी गौतम हत्याकांड में तो मैंने आप कह सकते हैं कि वो पूरी तरह से उसको खत्म किया। इस कांड में तो बस एक ही नाम ज्यादा चर्चा में रहा, साधु यादव। सम्राट चौधरी का नाम होगा किसी ने सोचा ही नहीं। बिहार बिल्कुल, ये बहुत चौंकाने वाला खुलासा है, और ये सब लोग हैरान हैं इससे कि ये तथ्य छिपा हुआ कैसे रहा। तो ये बहुत तरीके से मैनेज किया गया होगा कि ये नाम सामने। ऐसा तो नहीं सम्राट चौधरी ने इतनी बार नाम बदला है कि लोग भी कंफ्यूज हो गए होंगे कि वो है कि दूसरे है। नहीं, नाम बदला नहीं, उनका दो ही नाम था, राकेश कुमार चौधरी उर्फ सम्राट चौधरी। बाद में उन्होंने सम्राट चौधरी कर लिया और राकेश कुमार नाम अपना। जैसे कि प्रशांत किशोर बोलते हैं राकेश कुमार मौर्य, राकेश कुमार उर्फ सम्राट मौर्य उर्फ सम्राट। हाँ, तो यही ये नाम अदला बदली किया है उन्होंने। प्रशांत किशोर ने कहा है कि इनकी गिरफ्तारी दोबारा होनी चाहिए क्योंकि झोल झाल इन्होंने उस समय किया है और ये अभियुक्त थे उस पूरे हत्याकांड में, तो ये बाहर कैसे घूम रहे हैं।
इन्हें अब क्योंकि उस समय झोलझाल किया तो दोबारा अब इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। आपको लग रहा है कि हो पाएगा, एक्शन हो पाएगा इन पर? ये थोड़ा सा जटिल मामला है, क्योंकि उन्हें नाबालिग माना गया था उस समय, और नाबालिग मान के फिर जो बच्चों वाला ये होता है, जुवेनाइल कोर्ट में, जुवेनाइल कोर्ट ने उनको सजा सुनाई थी, वो रहे थे उस समय, तो वो सजा तो उन्होंने उसकी काट ली थी। जितनी सजा बच्चे के नाबालिग को मिलनी चाहिए उतनी मिली, और वो काट के निकल आए। तो अब फिर उसी मामले में दोबारा सजा मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, ये कानूनी मसला है। इस पर तो वो कानूनी जानकार जो है वही सही बता सकते। लेकिन फर्जीवाड़ा का तो सीधा सीधा आरोप लग गया। हाँ, ये मामला है, ये इसकी जांच, फर्जीवाड़ा तो इन्होंने किया है, इसकी जांच हो सकती है, क्योंकि एक बार तो प्रमाणित भी हुआ कि कम उम्र में शपथ दिलाई गई, वो तो प्रमाणित हुआ, मगर उसकी कुछ सजा नहीं मिली। न शपथ दिलाने वाले को सजा मिली। गवर्नर साहब ने शपथ दिलाया था, जिस गवर्नर शपथ दिलाया उसी ने बर्खास्त किया, और जिस मुख्यमंत्री ने नाम रिकमेंड किया वो भी बने रहे। तो अगर सजा होनी चाहिए तो सारे लोगों को सजा होनी चाहिए। उस समय हुआ जब ये आरजेडी में थे उस समय। तो ये राजनीति का गोरखधंधा है, और इसी गोरखधंधे को प्रशांत किशोर सामने ला रहे हैं, एक्सपोज कर रहे हैं। अब इसमें नीतीश कुमार के सामने बड़ी चुनौती है, उनके जीवन भर की पूंजी दांव पर लगी हुई है। नीतीश कुमार कुछ इस पर कर पाएंगे ये मुझे नहीं लगता। आज वो उस स्थिति में नहीं है कि वो कड़े फैसले ले पाए और मंत्रियों को बाहर कर दे। इसके पहले वो कर चुके हैं। इसके पहले जीतन राम मांझी को निकाला था, फिर उसके वो मुंगेर वाले एक थे, उनको निकाला, मेवालाल चौधरी, उनको निकाला था। इस तरह से कई मंत्रियों को निकाला था इन्होंने। आरोप लगे थे तो उनको हटाया था, उन पर केस पेंडिंग थे। फिर वही सवाल है ना कि नीतीश जी के पास अभी उतना पावर है कहाँ की? पहले तो लगता था कि सर्वे सर्वा है, एनडीए की सरकार खुद चला रहे हैं और सरकार गिरने का भी डर नहीं था, गठबंधन का भी डर नहीं था, तो निडर होकर फैसले लेते थे। चर्चा तो ये हो गई कि सम्राट चौधरी ने ट्रैप कर लिया है नीतीश कुमार, और सम्राट चौधरी के इशारे पर ये भी जाता है कि नीतीश कुमार सम्राट चौधरी को बड़ा पसंद करते हैं। और जदयू के जो लोग उनके करीबी थे उन लोगों को भी अब एक तरह से किनारे कर दिया है सम्राट चौधरी ने। तो सम्राट चौधरी जो बातें मैंने अपने आप को अगर बचाना चाहेंगे तो नीतीश कुमार तो उन्हीं के कब्जे में है। तो ये तो चर्चा नीतीश कुमार कब्जे में सम्राट चौधरी। बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि कई जगह पर खुले मंच पर देखा गया है कि सम्राट चौधरी ने या तो उनका हाथ पकड़ लिया, उनको पीछे खींच लिया, या चलिए सर यहाँ से हटिए, कई बार हुआ है। तो ये देखने में लगता है कि विजय चौधरी जो उनके पार्टी के हैं, जो हमेशा उनके बहुत करीबी रहे हैं, उनको भी अब थोड़ा अलग रखा जाता है और सम्राट चौधरी उनके साथ साथ रहते हैं। तो ऐसे बड़े फैसले जब लेने होंगे और सम्राट चौधरी के खिलाफ जब फैसला लेना होगा, तो हमको नहीं लगता कि नीतीश कुमार कुछ कर पाए। इसमें केवल नीतीश कुमार ही गिरेंगे या बीजेपी भी गिरेगी? क्योंकि साफ सुथरा छवि, जंगल राज की बात तो बीजेपी सबसे ज्यादा करती है। अमित शाह जी आते हैं बिहार में, वो भी कह के वही जाते हैं। प्रधानमंत्री जी आते हैं, वो भी जंगल राज की छाप बोल कर जाते हैं। फिर सम्राट चौधरी के बारे में क्यों नहीं पूछेगा लोग? सम्राट चौधरी पर भी जवाब मांगेंगे लोग। नहीं, जवाब तो मांगा ही जाएगा, मगर इसका कितना असर पड़ता है ये देखने वाली बात है। चुनाव के समय आपको लगता है कि ये जो आरोप लगे हैं ये फंसा सकता है? ये चुनाव में मुद्दा बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, ये भी अभी इसका परीक्षण होना बाकी है, क्योंकि भ्रष्टाचार के मामले आजकल बहुत चल नहीं पाते लंबे समय। बीपी सिंह ने उठाया था बोफोर्स का मसला और सरकार पूरी पलट दी थी। उसके बाद फिर कोई उस तरह का मुद्दा सामने आया नहीं। मनमोहन सिंह सरकार के कई मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। अन्ना का आंदोलन हुआ लोकपाल की मांग को लेकर के भ्रष्टाचार के विरोध में, तो फिर वो भी सरकार गई। मगर उसके बाद से कोई इस तरह का आंदोलन या भ्रष्टाचार के चलते किसी मंत्री को इस्तीफा देने की बात कोई तो बिहार में ही हुई, और इन्हीं नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में हुई। मगर अब नीतीश कुमार नीतीश कुमार को तेजस्वी को छोड़ना था तो एक बहाना मिल गया था उस समय। नहीं, अपने मंत्रियों को भी तो हटाया, जदयू के मंत्रियों को भी उन्होंने हटाया। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अचानक प्रशांत किशोर जदयू और भाजपा पर हमलावर कैसे हुए? ये अचानक हुआ है, क्योंकि वो लगातार मम्मी फेल
लालू प्रसाद यादव के परिवारवाद, उस पर वो बहुत ज्यादा बात कर रहे थे। अभी उसको छोड़ के इधर वो आ गए हैं। बीजेपी के नेताओं की तो फहरिस्त लगता है लेके बैठे हुए और हैं। ये कहा जा रहा है, जायसवाल, संजय जायसवाल, पूरी की लिस्ट है। ये कहा जा रहा था कि ये बीजेपी की बी टीम है, लेकिन क्या उस बी टीम वाले टप्पे से वो बाहर जाना चाहते हैं? एक और बात जो समझ में आती है कि प्रशांत किशोर इस चुनाव में ऐसा लग रहा है कि 70 के आसपास सीटों को वो प्रभावित कर पाएंगे, जैसा लग रहा है। वो ज्यादातर सीटें सिवान, गोपालगंज, छपरा के इलाके में करीब 26-27 सीटों पर उनका प्रभाव दिख रहा है, जो बातें आ रही हैं। उसी तरह से आप चले जाइए रोहतास, कैमूर और उस बक्सर के इलाके में भी 20-22 सीटें वहां भी वो प्रभावित करेंगे। और फिर आप नालंदा और पटना के इस इलाके में भी वो बार बार नालंदा का दौरा कर रहे हैं प्रशांत किशोर, तो 20-22, तो कहीं ये किंग मेकर की भूमिका में अगर 60-70 सीटों को अगर प्रभावित कर पाए, क्योंकि प्रशांत किशोर को मालूम चल गया है कि इस बार वो MY समीकरण को कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इंटैक्ट है इस बार मुसलमान, क्योंकि पिछले उपचुनाव में मुसलमान ने देख लिया है कि प्रशांत किशोर ने खेल बिगाड़ दिया। जो 4 सीटें जो उनके पास थी वो 3 चली गई उनकी, वो पीके के कारण गई। तो मुसलमान इस बार इंटैक्ट है कि वो महागठबंधन के साथ है, तो उधर कोई दाल नहीं गल रही है प्रशांत किशोर की, तो इधर कोई बड़ा आघात करके एनडीए का वोट तोड़ देंगे। अच्छा, क्या तेजस्वी यादव सम्राट चौधरी पर ये लगे इल्जामों को मुद्दा बना पाएंगे? वो कितना इसे उठा पाएंगे? क्योंकि एक जनाधार उनके पास अच्छा खासा है, और जब तेजस्वी यादव भी इस मुद्दे को उठाएंगे तो कहीं ना कहीं मामला और ज्यादा हाईलाइट होगा। तेजस्वी यादव की जान तो खुद सांसद में है। अभी 13 अक्टूबर को सजा फैसला सुनाना है कोर्ट को IRCTC घोटाले में। उसमें उनकी माताजी, उनके पिताजी और बहन, वो खुद सब लोग उसमें अभियुक्त हैं। तो वो फैसला सुनाए, उसमें क्या फैसला आएगा ये तो अभी नहीं कहा जा सकता, मगर उसमें ठोस एविडेंस कोर्ट के सामने CBI ने प्रस्तुत किया है। तो वो अगर इस मामले को उठाएंगे तो वो बहुत उसमें वजन नहीं लगेगा, क्योंकि वो खुद भ्रष्टाचार के मुकदमे में अभियुक्त बने हुए हैं। मगर प्रशांत किशोर कह रहे हैं तो ये बात ज्यादा ताकतवर है। सम्राट चौधरी की राजनीति के लिए ये कितना गंभीर आरोप है? सम्राट चौधरी के देखिए, भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, फिर लोग उससे उबर भी जाते हैं। एक चुनाव हारे, 2 चुनाव हारे, फिर उबर के चले आते हैं। इंदिरा गांधी पर इतना आरोप लगा, इमरजेंसी में क्या क्या उन्होंने नहीं करवाया, मगर फिर वो वापस आ गई 3-4 साल के बाद। 77 में चुनाव हुआ, फिर 80 में वो वापस आ गई। वो 77 में हारी, 80 में वापस आ गई। तो जनता क्या कब फैसला लेगी ये कहना बड़ा मुश्किल है। कौन सा मुद्दा हिट हो जाएगा, कौन सा मुद्दा फ्लॉप हो जाएगा, ये भी कहना मुश्किल है। और जो बात ये कही जा रही है कि प्रशांत किशोर बी टीम है, और वहाँ उनको ओवैसी को भी कहा जाता है कि ये भी बीजेपी की बी टीम है, तो ये देखिए, कोई भी नया प्लेयर जब आता है मैदान में, खास करके पॉलिटिक्स के मैदान में, तो जो स्थापित प्लेयर हैं पहले से, जिनके बीच मैच होता रहता है, वो नहीं चाहते हैं कि कोई नया प्लेयर है, तो उसको लांछित किया जाता है। इसी तरह से उसको कमजोर दिखाने की कोशिश होती है कि ये कुछ नहीं कर पाएगा, नौसिखुआ है, ऐसे ही आया है, चला जाएगा, तो उसके लिए काम करता है, उसके लिए काम करता है, उसके पैसे पर पलता है। अब ये प्रशांत किशोर कितनी अपनी ताकत दिखा पाएंगे, तो वो ताकत अभी तो उन्होंने दिखा दी है। उन्होंने जो भंडाफोड़ किया बिहार की राजनीति में, बहुत लंबे अरसे के बाद इस तरह का भंडाफोड़ हुआ। इससे पहले सुशील मोदी इस तरह का भंडाफोड़ किए थे, अब प्रशांत किशोर कर रहे हैं, और पुख्ता सबूतों के साथ कर रहे हैं। और अभी वो रुकने वाले नहीं हैं, अभी उनके पास फाइल और पड़ी हुई है, वो सब निकालेंगे। और उनके साथ उनकी टीम में कई पूर्व नौकरशाह हैं, उसमें पुलिस के महकमे के लोग भी हैं, तो सारी जानकारियां उनको आसानी से मिल जा रही हैं सब। तो वो अभी वारा न्यारा करेंगे। डैमेज कर रहे हैं एनडीए को, बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं वो। एक जो प्रतिद्वंदी है सत्ता का, आरजेडी, वो भ्रष्टाचार के आरोपों में ऑलरेडी घिरा हुआ है, सजा याफ्ता हो गए हैं उसके सुप्रीमो लालू प्रसाद। और जो दूसरे प्रतिद्वंदी हैं जो अभी सत्ता का सुख भोग रहे हैं, एनडीए के लोग, अब वो भी भ्रष्टाचार के घेरे में आ रहे हैं। प्रशांत किशोर उनको भी भ्रष्टाचार के घेरे में आ रहे हैं। तो अगर जनता भ्रष्टाचार से मुक्त होना चाहती है तो इन दोनों को छोड़ करके तीसरा विकल्प तलाशेगी हो। तो तीसरा विकल्प कौन होगा? तो प्रशांत किशोर खुद को प्रेजेंट करेंगे कि तीसरा विकल्प मैं हूं। तो ये उनकी रणनीति है
कि दोनों को बिल्कुल भ्रष्ट और चोर साबित कर दो, दिखला दो जनता की अदालत में, ताकि जनता उनसे ऊब करके पीछा छुड़ा ले और उनके पक्ष में आ खड़ी हो। बिल्कुल। तो प्रशांत किशोर की रणनीति किस तरीके से काम करती है, पहले दूसरे पॉलिटिकल पार्टियों के लिए और अब खुद की अपनी पॉलिटिकल पार्टी के लिए। अब देखिए, प्रशांत किशोर ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसमें उन्होंने कई बातें कही, जिसमें एक और बात उन्होंने बताई कि आखिरकार जो सवाल उन पर लगातार उठ रहा था पैसे को लेकर, कि उनके पास पैसा कहां से आ रहा है, इसका भी उन्होंने खुलासा कर दिया और सब कुछ बता दिया कि कहां से कितना आया और कितना उन्होंने पार्टी को डोनेट दिया, दूसरे लोगों से कितना और कैसे मिलता है। लेकिन जो आरोप आज लगाए गए हैं, अशोक चौधरी हो या डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी हो, बड़े गंभीर आरोप लगे हैं और ऐसे ऐसे आरोप लगे हैं जिसके बारे में शायद कोई जानता भी नहीं था। सबसे ज्यादा समस्या तो अब खड़ी होती लग रही है डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के लिए, क्योंकि पढ़ाई लिखाई को लेकर झोलझाल की बातचीत तो चल ही रही थी, फिर नाम को लेकर झोलझाल की बात आई, अब उम्र को लेकर झोलझाल की बात आई और अब शिल्पी गौतम कांड में जब नाम घसीट दिया गया तो फिर आप कह सकते हैं कि मुश्किलें सम्राट चौधरी की अब बढ़ने वाली है, कम नहीं होने वाली है। देखना होगा सम्राट चौधरी इस पर क्या जवाब देते हैं और अशोक चौधरी किस तरीके से आगे की रणनीति बनाते हैं। आप इस पर क्या राय रखते हैं, कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।